हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द किड्स हेवन में। आज हम लोग वर्ण विचार का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट पहले ही प्ले लिस्ट में है, आप वहां जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर पार्ट सेकंड देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वर्ण विचार का पार्ट सेकंड। अब देखिए हम लोग पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़े हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। तो स्वर क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। स्वर की विशेषता क्या होती है, स्वर का भेद क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब हम लोग व्यंजन बोलते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारे मुंह से जो वायु निकलती, जो हवा निकलती है उसमें रुकावट होता है। अब जैसे हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या होती है, वे ध्वनियां होती है जब उसका उच्चारण करते हैं तो वायु में रुकावट नहीं होती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु में रुकावट होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें वायु में रुकावट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती है। देखिए जब भी कोई आप व्यंजन बोलेंगे तो आप उसके लिए आपको स्वर तो यूज करना ही पड़ेगा, स्वर का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब लेकिन स्वर क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसके उच्चारण के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आइए व्यंजनों की विशेषताएं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। जैसे बोलिए कोई भी व्यंजन बोल दीजिए, प प बोलिए, देखिए प के साथ आ का भी तो साउंड आ रहा है। देखिए बोलिए प, आ रहा है ना, क, च, ट, त, आ का साउंड आ रहा है ना, मतलब स्वर भी तो आ रहा है साथ में, व्यंजन के साथ स्वर भी तो आ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक है। ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया, क आ रहा है, च आ रहा है, ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए जब हम लोग व्यंजन बोल रहे हैं तो स्वर की जरूरत पड़ रही है ना, वही चीज है। जब कोई व्यंजन स्वर रहित अ के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लग जाता है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ ना, जैसे ये है, तो अगर जैसे देखिए ये हो गया का, ठीक है। तो अगर हम स्वर के बिना इसको हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ यही तो बचेगा। इधर देख लीजिए, ये है, फिर अ इज इक्वल टू क। तो जब इसको हम हटा देंगे, इसको हम काट दें तो सिर्फ यही बचा ना, ठीक है, समझ में आ गया। व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है। जैसे त उच्चारण में वायु दांतों के निकट रुक कर निकलती है। देखिए त बोलिए, त देखिए दांत के पास आपके रुक रही है ना, हवा जो है वो दांत के पास रुक रही है ना। बोलिए त, थ बोलिए, थ तब पर भी रुक रही है। प बोलिए, अब देखिए होठ को छू के निकल रही है हवा, प, फ हो रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के भेद। अब देखिए व्यंजन के कितने भेद हैं, ये हम लोग, व्यंजन का कितना भेद है? 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। तो व्यंजन का कितना भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखिए पहला स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से प वर्ग तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो कितना हो गया? 25 हो गया ना। तो ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है।
अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए निकलती है। मतलब जब आप बोलेंगे क, जब बोलेंगे च, जब बोलेंगे ट, त, प, तो आपके मुंह के किसी न किसी भाग से जो हवा होती है वो छू के निकलती है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। छू के निकलती, स्पर्श करके निकलती, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कहां से कहां तक है? क से प वर्ग। अब देखिए क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। समझ में आ गया? तो जब आप इसको जब जोड़ेंगे सारा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। हिंदी में केवल 4 अंतस्थ व्यंजन है। क्या क्या है? य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। फिर से बोलिए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तुलना में कम रुकावट से वायु निकलती है। इन्हें अंतस्थ कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्श व उष्म व्यंजन के मध्य में स्थित है। अब देखिए क से लेके प तक स्पर्श है और उष्म क्या होता है? श, श, स, ह। तो इन दोनों के बीच में है ना, बीच में होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? य, र, ल, व। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उष्म व्यंजन श, श, स, ह के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए ये चारों वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए अपने मुंह के पास हाथ लेके जाइए, अपने होठ के पास, और आप बोलिए श, श, स, ह। तो देखेंगे आप कि कुछ गर्म हवा निकल रही है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं ना। इसे उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो गर्म हवा निकलती है। ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, देखिए अभी हम लोगों ने व्यंजन के भेद पढ़ा है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भाग में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे तथा कम ही प्रयत्न किया जाए उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखिए जो व्यंजन ऐसे अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जब उसको हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें समय कम लगता है। जैसे क, ग, च, ज। ठीक है। तो बोलिए आप क, ख, ग, घ, अंग। तो जब आप क, ग और अंगा बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, लेकिन वही जब आप ख और घ बोल रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है। तो जिसमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण होता है। क्या? जिसमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण हो जाता है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अधिक प्रयत्न करना पड़े उन्हें महाप्राण कहते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने अल्प प्राण पढ़ा है, वहां पे कम समय लग रहा था, कम प्रयत्न करना पड़ रहा था, लेकिन महाप्राण में ज्यादा समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है और अधिक प्रयत्न करना पड़ रहा है। ठीक है। जैसे ख, घ, छ, झ। ठीक है।
अब देखिए आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा अपने कॉपी पे और कॉलम बना के उसको लिखिएगा। अब देखिए क में क्या, क वर्ग में क्या अल्प प्राण है? क है। और ख क्या है? महाप्राण है। ग क्या है? अल्प प्राण है। घ क्या है? महाप्राण है। अंगा क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है। अब च वर्ग में च अल्प प्राण है, छ महाप्राण है, ज अल्प प्राण है, झ महाप्राण है, इय क्या है? अल्प प्राण है। अब ट वर्ग में ट अल्प प्राण है, ठ महाप्राण है, ड अल्प प्राण है, ढ महाप्राण है, अड़ अल्प प्राण है। अब जैसे पेड़ ड़ है ना, तो जो पेड़ का ड़ अल्प प्राण है और पढ़ ढ़ क्या है? महाप्राण है। बोल के भी देखिए पेड़ पढ़, जब ढ़ बोल रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है और जब ड़ बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा और ये महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए त वर्ग में त अल्प प्राण, थ महाप्राण, द अल्प प्राण, ध महाप्राण, न अल्प प्राण। ठीक है। अब आइए प वर्ग में प अल्प प्राण, फ महाप्राण, ब अल्प प्राण, भ महाप्राण, म अल्प प्राण। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? बस सिंपल सा ट्रिक है, आप यहां याद कर लीजिएगा 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4। अब देखिए क ख ग घ अंग। अब यहां लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हो गया 1 3 5 अल्प प्राण है। अब हर वर्ग का आप ऐसे लिख लीजिएगा, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो 1 3 5 पे जो है, 1 3 5 के प्लेस पे जो है वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अब 2 और 4 के प्लेस पे जो है वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए य र ल व, इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। और उष्ण व्यंजन श श स ह, ये क्या है? महाप्राण। ठीक है। उष्ण व्यंजन महाप्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। 1 3 5 और क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, और 2 और 4 और उष्ण व्यंजन महाप्राण। ठीक है। इसे आप 3-4 बार अच्छे से देखिए, 3-4 बार लिखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए वर्ण जो हम लोग बोलते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़, जो भी ये वर्ण है जो हम लोगों ने पढ़ा है, स्वर व्यंजन जो ये दोनों हैं, तो उनके उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से वो उच्चरित हो रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जीवा मतलब जीव, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक, स्वर तंत्र आदि अव्यय उच्चारण में सहायता करते हैं। देखिए जो हमारा जीव है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओष्ठ है, ओठ है, नाक है और स्वर तंत्र है, ये जब कोई चीज हम उच्चरित करते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, तो उसमें हमारी ये मदद करते हैं। देखिए ये क्या है? ये कंठ है। तो जब आप बोलिए क ख ग घ अंग, जब आप ये बोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऐसे हाथ रखिएगा, जो ये मैंने बोला है, अपने शरीर पे, ये कंठ पे अपने हाथ रख के बोलिए क ख ग घ अंग अ आ अह ह। देखिए यहाँ पे जोर लग रहा है कि नहीं? तो इसका, इन सभी जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ आ आह और क वर्ग। तो क वर्ग में क्या आते हैं? क ख ग घ अंग। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है। कंठ, यहाँ पे आप अपने कंठ पे हाथ रख के देखिएगा और उसको उच्चरित करिएगा। अब देखिए तालव्य। तालव्य वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है, जैसे बोलिए च, छ, ज, झ, इया। बोलिए
च छ ज झ इया। तो जब आप बोल रहे हैं च, तो देखिए ऊपर ऊपर जाके जबान कुछ ऊपर जाके टच हो रहा है ना, तालु से टच हो रहा है ना, तो वो क्या है? तालव्य है। वो वर्ण कौन सा है? कहां से उच्चरित हो रहा है? तालु से हो रहा है। उसको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। बोलिए च छ ज झ इया। और छोटी ई, बड़ी ई, य श। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ई च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है? च छ ज झ इया और य श। ठीक है, ये सब क्या है? तालव्य वर्ण है। अब मूर्धा। जिन वर्णों की उच्चारण मूर्धा से होता है वे हैं, अब मूर्धा से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, जैसे ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होता है? ट ठ ड ढ ड़। अब जब आप बोल रहे हैं ट ठ ड ढ ड़, तो देखिए जबान आपका ऐसे हल्का से मुड़ जा रहा ना, मुड़ रहा है ना, नोटिस करिए उसको, ध्यान दीजिए। बोलिए फिर से ट ठ ड ढ ड़, मुड़ रहा है ना, तो उसको मूर्धा कहते हैं। तो कहां से उच्चरित हो रहा है? उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, और कौन से वर्ण है वो? मूर्धन्य वर्ण है। ड़ ढ़ र री और बोलिए श, ये सब क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, अब दंत। ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से जिनका उच्चारण होता है वे दंत हैं। ठीक है, जैसे बोलिए त थ द ध न। बोलिए त थ द ध न। तो देखिए आपकी जबान कहाँ टच हो रही है? वो दांत पे जाके टच हो रही है ना, छू रही है ना, तो वो क्या है? दंत है। और स, छोटा स। ठीक है, अब देखिए ओष्ठ क्या है? अब ओष्ठ से कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है? जिनका उच्चारण होठों से होता है, जैसे प फ ब भ म। बोलिए प फ ब भ म। तो होठ से हो रहा है ना उसका उच्चारण, होठ से हो रहा है ना। देखिए करिए फिर से बोलिए प फ ब भ म। होठ से हो रहा है ना। अब बोलिए उ उ। तो होठ से हो रहा ना, होठ हो रहा ना, होठ का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। नासिक के, जिनका उच्चारण नासिका तथा मुख की सहायता से होता है, तो वो कहा? उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिक। जैसे अंग, ड़। और जिसके नीचे ऐसे जो हम लोग पंचमाक्षर होता है ना, जैसे अंगा, इया, न, म, ड़, जो पंचमाक्षर होता है। जब क ख ग घ अंगा लिखते हैं, च छ ज झ इया लिखते हो, ट ठ ड अड़ा, त थ द ध न, तो जो पांचवा वाला अक्षर होता है वो उसका उच्चारण क्या होता है? नासिका होता है। ठीक है, और मुख से सहायता से होता है। ठीक, अब दंत ओष्ठ। अब दंत ओष्ठ क्या होता है? जिसका उच्चारण दांत और होठ दोनों की सहायता से हो। तो जैसे व। अब व बोलिए व। तो दांत भी लग रहा है और होठ भी लग रहा है। बोल के देखिए व। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ भी होगा, ये कंठ है ना, कंठ भी होगा और क्या होगा? होठ भी होगा। ये दोनों का उपयोग होगा, कंठ का भी उपयोग होगा और होठ का भी उपयोग होगा। जैसे ओ। देखिए बोलिए ओ। तो ये क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए कंठ तालव्य, मतलब अब क्या होगा? कंठ का भी इस्तेमाल होगा और तालु का भी इस्तेमाल होगा। ए। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, दंतोष्ठ क्या हो जाएगा? व। कंठोष्ठ क्या हो जाएगा? ओ। और कंठ तालव क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखिए आप इसको, ये जो मैंने आपको बताया है उच्चारण स्थान, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार जरूर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो का पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।